सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो आरडब्ल्यू पे मिनी मॉक टेस्ट आता है एसएससी का। तो 21 दिसंबर को जो मिनी मॉक टेस्ट आया था, यानी कि कल, उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो कल मैं शाम को ही कराने वाला था, लेकिन नहीं करा पाया भाई, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, रात भी हो गया था, वीडियो बना के एडिट करके डालना होता है। तो चलिए अच्छे से देखिएगा, और कोई डाउट हो, कुछ भी मन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे है कि मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात। तो आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है। आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है। तथा चीनी और मक्खन का अनुपात, तो चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात हमें बताना है। देखो, या इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। या तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ कि यहाँ पे देखो चीनी 2 है, यहाँ पे चीनी 4 है, या तो चीनी को बराबर कर लूँ, या तो मैं इस तरीके से भी लगाता हूँ। जैसे ये 2 है तो इसके आगे यहाँ पे एक स्थान खाली है, तो यहाँ पे भी मैं 2 भर दूंगा। ये 4 है, इसके आगे पीछे एक स्थान खाली है, तो यहाँ पे मैं 4 भर दूंगा। यानी जिसके पीछे जो स्थान खाली है वहाँ पे वही संख्या भर देंगे। तो गुणा कर देंगे, तो 2 3 6, 4 दूना 8, 4 3 12। अब इसका अनुपात निकालेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 3 6, इसको काट देंगे 2 से, तो 6 4 3 आएगा। तो बस हमारा आंसर आ गया। तो आटे और मक्खन का अनुपात पूछा है, तो आटा कितना है 6, मक्खन कितना है 3, तो 6:3। ये और कट जाएगा तो 3 1 3, 1:2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। बाकी आप लोग कैसे किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 हमारा। कह रहा कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30, 40 और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। 30, 40 और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। कह रहा कि एक ट्रैफिक लाइन है जिस पे लाइटें 30, 40 और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगी। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो एलसीएम लेंगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जो इन तीनों से कट जाएगी, ठीक है। तो 4 तो आएगी, तो वो संख्या है 120। तो इनका एलसीएम आएगा 120, यानी कि ये 120 इन तीनों से कट जाएगी। अब पूछा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बदलेंगी। तो हमको पता है कि ये जो 120 है ये क्या है, सेकेंड है, क्योंकि ये सेकेंड में दे रखी है, तो ये 120 सेकेंड आ गया। 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी, तो 30 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 30 गुणे 60 हो जाएगा। अब इस 120 से इसको भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया। 6 दूना 12, 2 5 15, और 15 बढ़ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, 15 बार बदलेंगी। यानी 30 मिनट में वे एक साथ 15 बार बदलेंगी, ठीक है। आगे प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 3। कह रहा कि एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी हो जाती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 2,95,680 है, तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या। कह रहा है कि शहर की जनसंख्या में पहले 12% की वृद्धि होती है, फिर कोविड के कारण 12% की कमी होती है। पहले वृद्धि होती है, फिर कमी होती है। तो हम 12 को फ्रैक्शन में चल कर लेंगे, तो 12/100। तो 4 3 12, 4 2 8, 25 आ गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले जनसंख्या 25 से बढ़कर 3 हो जा रही है। पहले वृद्धि हो रही है, तो पहले जनसंख्या हमारे थे 25 है, फिर बढ़कर वृद्धि हो जा रही है, तो 28 हो जा रही है। फिर दोबारा क्या होता है, 12 की कमी हो जा रही है। तो 12 की कमी मतलब 25 पे 3 की कमी, और 22 हो जा रही है। बस इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आएगा 625। इसको कर लेंगे तो 28 गुणे 22 हो गया, 28 गुणे 22। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि यदि वर्तमान शहर की जनसंख्या 2,95,680 है, तो वर्तमान शहर की जनसंख्या कितनी है, 28 गुणे 22 है। इसी का मान हमें दे रखा है, तो ये इसे कितना गुना जाते हैं, तो 28 गुणे 22 इसको भाग दे देंगे, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22, 7 बच गया, 11 दूना 22, 11 से 66, फिर 11 9 99, सॉरी 11 8 88, 11 8 60, ठीक है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं 2 से काट देंगे, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 7 से काट देंगे, तो 7 चौको 28, 7 कम 7, 7 9 63, 7 दूनी 14, फिर 4 से काट देंगे, तो 4 चौको 16, 4 8 32, 480। अब 480 गुना ज़्यादा है, तो 25 में हम क्या करेंगे, 480 का गुणा कर देंगे, तो वो हमारा नंबर निकल के आ जाएगा। तो वो आएगा 30,000। जब आप 25 से गुणा करेंगे तो 3 लाख आएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व करा था। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4 है, बोल रहा है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें
कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। कह रहा है कि एक मिश्रण है जो कि 16 लीटर का है। कह रहा है कि एक मिश्रण मिश्रण है जो कि 16 लीटर का है, इसमें 10% पानी है। तो पानी मान लेते हैं 10% है, पानी 10% है, तो दूध कितना होगा 90%। दूध कितना होगा 90%। तो यहाँ से पानी और दूध का अनुपात आ गया 1:9। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। कह रहा है कितना लीटर मिलाना चाहिए पानी कि मिश्रण की मात्रा कितना हो जाए 20% हो जाए, पानी 20% हो जाए। तो अगर पानी 20% होगा तो दूध कितना परसेंट बचेगा 80। इसका भी अनुपात निकाल लेते हैं, 20 × 20, 20 × 80। ठीक, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूंगा कि पहले हमारा अनुपात 1:9 था, अब अनुपात है हमारा 1:4। हमें मिलाया कितना सॉरी, इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो दूध की मात्रा तो सेम होनी चाहिए ना अनुपात के हिसाब से, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, पानी ही मिलाया जा रहा है। तो दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं दूध का अनुपात सेम नहीं है। तो हम इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे। तो ये 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। इसको 4 से गुणा करा तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, इसको 9 से गुणा करा तो इसको भी 9 से गुणा कर देंगे। तो ये आ गया, यहीं पे बताता हूँ, ये आ गया 4:36 ऊपर वाला, ये आ गया 9:36 नीचे वाला। अब हमारा यहाँ से ठीक है। अब दूध का अनुपात सेम हो गया दोनों जगह। तो हम देख रहे हैं पहले पानी 4 था, अब पानी 9 हो गया। कितना मिलाया जा रहा है, यहाँ पे 5 मिलाया जा रहा है, इसके हिसाब से 5 मिलाया जा रहा है। तो एक्चुअल में कितना मिलाया जा रहा है, तो टोटल हमारा अनुपात कितना बना है 36 और 40। टोटल जो मिश्रण है वो कितने का है 40 का, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि मिश्रण है कितने का 16 लीटर का। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 16/40, इसको इससे भाग दे देंगे, 16/40 गुना ज़्यादा है, 16/40 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमने 5 मिलाया है ये भी 5 नहीं होगा, ये भी से 16/40 गुना ज़्यादा ही होगा। तो 5/40, 8×2 = 16। तो इसका आंसर आ गया 2 लीटर। यानी हमने 2 लीटर पानी मिलाया जिससे हमारा अनुपात ये हो गया। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 यहीं पे बताता हूँ। कह रहा है कि एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हैं, एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हैं, जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया, ये पैसा है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉक्स में 110 रुपये हैं जो 1, 2 और 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी 1 रुपये के 1 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्का और 25 पैसे के 3 सिक्का है। तो हमारा पैसा बनेगा कितना, अगर 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 1 रुपया बनेगा, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपये बनेगा 1 रुपये बनेगा, प्लस अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना बनेगा, तो 0.75 पैसे बनेगा, यानी 0.75 पैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 2.75 रुपया, यानी 2.75 रुपया हमारा बनेगा इस हिसाब से। तो हमारा टोटल पैसा दे कितना रहा है, दिया कितना है 110। तो 110 को अगर हम 2.75 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो यहाँ से 2 जीरो ऊपर लग जाएगा। तो भाग दे दो, 11 11 दूना 22, 11×5 = 55, फिर 25×4 = 100, आ जाएगा 40 हमारा। ठीक है, यहाँ से आगे इसको काट पीट के आ गया हमारा 40। ठीक है, तो हमसे पूछा है 50 के सिक्कों की संख्या, तो 50 के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 2। तो ये भी 2 नहीं होगा, इससे 40 गुना ज़्यादा होगा, 2 × 40 80 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 80। आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ छोटा ही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इसी यही बता देता हूँ। कह रहा कि एक आयत की असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। एक आयत है जिसके असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है, मान लेते हैं कि 3:4 है। कह रहा कि यदि उसका परिमाप 42 है, परिमाप 42 है, तो हमको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमारा दे रखा है 42, परिमाप 42 दे रखा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि 4x 3x, तो इसकी जगह रख देंगे 3x, इसकी जगह रख देंगे 4x, तो 4×3 = 7x, 2×7x = 42, तो 7 दूना 14, 14×3 = 42, तो x बराबर आ गया 3। तो इसका मान आ गया 9, इसका मान आ गया 12, इसका मान आ गया 12। ठीक है, तो हमसे विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो विकर्ण की लंबाई यही ना होती है, ये विकर्ण की लंबाई होती है, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जोड़ देंगे तो 144 81, ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 2, 225, यानी विकर्ण की लंबाई आ गई 15। तो इसका सही आंसर है 15। ठीक है,
आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कह रहा कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 है। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है, ठीक है। कह रहा कि इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। पहले 20% की छूट दी जाती है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो इसका नया मूल्य क्या होगा? तो 20 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5, सॉरी 1/5, 1/5 की छूट दी जा रही है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, ठीक है। यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। तो हमारा बस सॉल्व हो गया। मान लो कि एक टीवी का वास्तविक मूल्य 9,000 है। पहले इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट का मतलब 5 पे की छूट, यानी 4/5, यहाँ से आ गया 4/5 गुणे कह रहा कि फिर इसमें 10% बढ़ाया जाता है। 10% का मतलब 10 पे 1 का लाभ हो रहा है 11, 10 पे 1 बढ़ाया जा रहा है 11। बस यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 180, ये हो गया 44 गुणे 44 गुणे 44। बस 18×72 के 2, 18×72 7, 79, तो 7,902 ये इसका आंसर है। इसमें बस कुछ नहीं करना था, पहले 20% छूट करना था, फिर उसी पे 10% बढ़ा देना था। तो आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो कि बेहद अच्छा सवाल है, चोर और पुलिस का सवाल है। कह रहा है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा? ठीक है, तो एक चोर है, यहाँ पे एक चोर है और यहाँ पे पुलिस है। चोर ने पुलिस को जब देखा तो इनके बीच की दूरी 500 मीटर थी। इनके बीच की दूरी 500 मीटर थी और फिर उसके बाद पुलिस को जैसे ही चोर देखा वो भागने लगा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। और फिर पुलिस भी क्या करता है, तुरंत इसके पीछा करने लगता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मतलब इनके बीच की दूरी 500 है। चोर यहाँ से 8 की स्पीड से भागना शुरू करता है, ये 11 की स्पीड से पकड़ना शुरू करता है। तो हमसे पूछा है कि जब ये पुलिस इसको पकड़ता है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था। ठीक है, तो चलो इसका आंसर निकालते हैं। तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, हमको पता है कि ये इधर भाग रहा है और ये भी इधर भाग रहा है, तो इनकी दूरी माइनस हो जाएगी। ये हर बार देखें ना 3 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, ये हर बार देख रहे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 8 भाग रहा है, ये 11 भाग रहा है, यानी ये हर घंटे 3 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा पुलिस। तो बस हम निकाल लेंगे। हमको पता है कि 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा दे रखा है 500 और समय इधर आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो 3। अब इसको हम चेंज कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कट गया, 3 से 18, ये आ गया 600 सेकेंड। 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। तो पुलिस अगर चोर को पकड़ेगा तो उसे 600 सेकेंड लगेंगे। तो यहाँ पे बता दूं कि अगर पुलिस को 600 सेकेंड पकड़ने में लगेंगे तो 600 सेकेंड चोर भी तो भागा होगा। अगर पुलिस को पकड़ने में सॉरी अगर चोर को पकड़ने में पुलिस को 600 सेकेंड लगे तो जब तक पुलिस ने 600 सेकेंड में पकड़ा होगा तो चोर भी तो भागा ही होगा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी चोर द्वारा तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमें निकालना है तो आ गया चाल गुणे समय। तो समय हमारा 600 सेकेंड है, गुणे चाल हमारा कितना है, चोर की चाल है 8 और हम गुणा कर देंगे यहाँ पे 5/18 से, क्योंकि ये हमारी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बस कर लो, 6 कम 6, 6 3 18, ये आ गया 8 5 40, 40,000/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, ये आएगा, ऐसे ही आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1333.33 मीटर ये इसका आंसर हो गया। सॉरी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका आंसर है। एक सवाल है यहाँ पे प्रश्न नंबर 9, जो कि बेहद आसान है मेरे हिसाब से। कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज कितनी मात्रा देता है? कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है जो अपने मूल्य को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वो गलत बाट का उपयोग करता है और
और इस प्रकार 25% लाभ अर्जित करता है। तो हम सबसे 25% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 25/100 यह आ जाएगा 1/4। कह रहा 25% का लाभ अर्जित करता है, तो मान लेते हैं कि पहले उसका मूल्य था 4, अब 4 पे वो 1 का लाभ अर्जित करता है 5, तो यहाँ से आ गया हमारा 4 पे 1 का लाभ अर्जित करता है 5। कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम के अनाज के लिए कितनी मात्रा देता है। तो देखो, जब भी दुकानदार देगा तो ग्राहक को कितना देगा, हमेशा 1000 ग्राम ही देगा ना, 1000 ग्राम ही देगा। तो वो दुकानदार को कितना दे रहा है, 5, इसी की वैल्यू हमारे 1000 ग्राम दे रखी है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 200 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह जो ये 4 है, इसकी वैल्यू भी 200 गुना ज़्यादा होगी, 4 दूना 800 ग्राम। तो दुकानदार खुद तो 800 ग्राम रखता है, 800 ग्राम देता है, लेकिन ग्राहक को बताता है कि मैंने तुम्हें 1000 दिया, लेकिन उसने एक्चुअल में दिया था केवल 800 ग्राम, तभी उसको 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करा था। तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ये देखो, प्रश्न मैं पहले बता दे रहा हूँ, जब मैंने इसको सॉल्व करा था प्रश्न को, तो थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, थोड़ा सा टाइम लग गया, इसको मैंने 5-6 मिनट दे दिया, फिर बाद में समझा कि ये सवाल का लैंग्वेज ही गलत है। तो आप लोग देखना, कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। 10% वार्षिक साधारण ब्याज के लिए 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी। देखो, कुमार है, यहाँ पे कुमार है, वो कोई धनराशि आरिफ को देता है, 10% साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए। फिर आरिफ यही धन देता है नरेश को 20% साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए। ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज, तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि दी। तो बस कहने का मतलब ये है, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि 3 वर्ष के बाद जो आरिफ को ब्याज प्राप्त हुआ, वो इनके ब्याज का जो अंतर है वो 1560 दे रखा है, इनके ब्याज का अंतर है वो 1560 दे रखा है, इनके ब्याज का जो अंतर है वो 1560 दे रखा है। ठीक है, तो बस मान लेते हैं यहाँ पे कि वो संख्या 100 है, मान लेते हैं कि वो हमारा जो मूलधन है, जो पी ने आरिफ को दिया, वो संख्या 100 है। ठीक है, तो 100 पे 10% ब्याज की दर से 3 साल का कितना होगा, तो बटे में 100 कट के आ जाएगा 30। ठीक है, और सेम राशि यानी 100 पे 20% साधारण ब्याज की दर से 3 साल का कितना होगा, बटे में 100, तो कट के आ जाएगा 60, हमारा 60। तो यहाँ से 30 प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 60 प्राप्त हो रहा है, तो इसी का अंतर 1560 दे रखा है, तो इनका अंतर आ गया 30, जो कि 1560 के बराबर है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1 के मान, तो 0 0 कट गया, फिर 1 का मान आ जाएगा 3 5 15, 3 2 6, 1 का मान आ गया 52, तो 100 का मान हमें बताना है, धन हमें बताना है, तो 100 का मान आ जाएगा 5200। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व करा था, पहले समझ में नहीं आ रहा था, फिर बाद में समझा। ठीक है, देखो आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यहाँ पे कह रहा कि जान और जीन से आय में 2 गुना है, जीन से आय में 2 गुना है। तो मान लेते हैं कि जीन x है, तो जान 2x है, आय में 2 गुना है। जान जीन से आय में 2 गुना बड़ा है, तो मान लेते हैं कि जीन x है, तो जान 2x है। करा कि 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष है, 3 वर्ष बाद ये 2x + 3 हो जाएगा, और ये x + 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 66 दे रखा है, तो 3 3 6, ये 6 इधर जाएगा तो 60 बन जाएगा, तो 3x बराबर आ गया 60, तो x बराबर आ गया 30, x बराबर आ गया हमारा 20। तो इसकी जगह रख देंगे, x का मान रखेंगे तो ये आएगा 20, इसके जगह x का मान रखेंगे तो ये आएगा 40। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जीन और जान की वर्तमान आयु, तो जीन और जान की वर्तमान आयु 20 और 40 है। ठीक है, ये इसका आंसर है 20 और 40। तो ऑप्शन में 40 और 20 भी दिया है, तो ध्यान से देखना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, तब इसका आंसर देना। अब भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 5/11 और 9/14 के बीच में नहीं आती, कौन सी भिन्न इन दोनों के बीच में नहीं आती, 4 भिन्न दे रखा है, 1/2 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, 3/5 दे रखा है, 4/7 दे रखा है। अगर आप इसका कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर लेते हैं तो मैंने इसको ऐसे करा था। मैंने क्या करा था, यहाँ पे 2 जीरो लगाया 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 था, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो। इससे क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पहले मैंने इसको करा था, तो 11 चौक 44 आया था, फिर 11 5 55 दशमलव 45 दशमलव कुछ आया था। फिर मैंने इसको करा था 4 चौक 84,
फिर 4 बचा था, फिर 4 चौक को 56, ये 64 दशमलव कुछ आया था। मतलब पूछा है कि इन चारों में से कौन इनके बीच में नहीं आता, यानी 45 और 64 के बीच में नहीं आता। तो इसको देख लेते हैं। तो ये आ गया 50, इसको देखेंगे तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 आ गया 66 दशमलव कुछ आ रहा है। इसको देखेंगे तो 60 आ रहा है। इसको देखेंगे तो 7 चौक को 28, सॉरी हाँ 7 चौक को 28 दशमलव कुछ आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ये भी इसके बीच में आ रहा है, ये भी इसके बीच में आ रहा है, ये भी इसके बीच में आ रहा है, लेकिन ये 66 इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 2/3। इसका आंसर आ गया 2/3, इसके बीच में नहीं आ रहा है। देखो आप डबल जीरो नहीं लगाते, केवल पॉइंट पे सॉल्व करते, तब भी आपका सेम आंसर आता, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जीरो लगा देने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है अच्छे से। कह रहा है कि 50 प्रेक्षणों का औसत 23 है, 50 प्रेक्षणों का औसत 23 है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें 50 से गुणा कर देंगे तो हमारा सभी प्रेक्षणों का मान निकल जाएगा। तो 5 15, 5 दूना 10, 1 11, 1150 आ गया, ठीक है। कह रहा है कि 3 प्रेक्षण 19, 33 और 66, 3 प्रेक्षण 19, 33, 66 को गलती से हमने 30, 38 और 69 लिख लिया। हमें लिखना था ये, लेकिन हमने लिख दिया ये। तो हम इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो 9 6 15, 3 18 के 8, 36 9 10 11 118, इसको जोड़ लेते हैं। 9 8 17 7, 3 6 6 12 13, 137 आ गया। देखो हमको लिखना था ये तीनों संख्या, लेकिन हमने लिख दिया ये तीनों संख्या। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 118, इसको जोड़ने के बाद हमारा 137 आ रहा है। तो हमें इसमें 118 ही जोड़ना था, लेकिन हमने 137 जोड़ दिया। तो हमने गलती से कितना ज़्यादा जोड़ दिया, तो हमने गलती से इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो 9 और आएगा यहाँ पे 1, 19, यानी हमने 19 ज़्यादा जोड़ दिया। यानी इस टोटल इस नंबर में हमने गलती से 19 ज़्यादा जोड़ दिया है। तो हम इसमें से 19 माइनस कर देंगे बस। यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 1, 11 31। तो बस हमसे पूछा है कि प्रेक्षण का सही औसत बताना है। तो अब प्रेक्षण का सही मान आ गया 11 33, 11 31। तो सही औसत बताना है, तो संख्या टोटल हमारी है 50, 50 से हम इसको भाग दे देंगे। तो देखो इसको तुरंत डिवाइड करने का नियम है, 5 से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करना होता है तो 2 से भाग दे दो। तो 2 1 कम 2, 2 4 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब देखो पहले से ही जीरो लगा था, तो दशमलव यहाँ लगना चाहिए, और जब हमने 5 से भाग दिया तो एक और दशमलव के बाद यहाँ पे लगेगा। तो 22.62, ये इसका आंसर है 22.62, ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा कि ए बी सी क्रम से 5, 8 और 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। कह रहा है ए बी सी 3 पाइप हैं जो 5 8 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन तीनों से कट जाए। एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन तीनों से कट जाए। तो वो नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 120। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ गया। तो अगर ए 5 लीटर पानी भरता है तो 120 लीटर भरने में कितना टाइम लेगा, 24। सेम इसी तरह 120 को 8 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 15। 12 को 120, सॉरी 120 को 12 से भाग देंगे तो ये आएगा 10। यानी ए 24 लीटर भरता है, बी 15 और सी इतना लीटर भरता है। तो ये तीनों मिलकर एक बार में कितना भरेंगे, तो 5 4 9 और 2 2 4 49। तो टोटल टंकी 120 लीटर की कह रहा है कि ये तीनों मिलकर भरेंगे 49 के हिसाब से। तो कितने में भर देंगे, तो ये इसका आंसर है। तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 सहित 22/49, ये इसका आंसर है। 2 सहित 22/49 घंटा, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या 5 7 2 8 2 पी और 9 है। कह रहा है कि ये 11 से पूरी कट रही है, तो 11 माइनस पी का मान हमें बताना है। 11 माइनस पी का मान हमें बताना है। तो मैंने आपसे बताया कि 11 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है कि एक एक संख्या छोड़ के जोड़नी होती है। जैसे 5 और 2 को जोड़ लिया, फिर इस 2 को जोड़ लिया, फिर 9 को जोड़ लिया। तो 5 2 7, 7 2 9, 9 7 हो गया हमारा 16। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 9 हो गया 18, सॉरी 9 2 9 हो गया 18। अब क्या करेंगे, माइनस। अब ये वाली संख्या, ये जो जो हमने छोड़ा है, 8 7 15, फिर एक छोड़ के पी, तो 15 15 माइनस पी, इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो इसको कोष्टक को हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस ही है। कोष्टक को हटाएंगे तो 18 माइनस 15 माइनस पी, तो ये तो आ गया 3। अब ये बच गया माइनस पी। तो देखो पी की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें, या तो ये 11 हो जाए या तो 0 हो जाए। तो पी की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर 11 होगा या 0 होगा इसमें, तभी ये 11 से कटेगा, इसका रूल है। तो पी की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा।
तो पी की जगह हमने रख दिया 3, तो बस इसका मान हमें बताना है। तो 11 - 3 तो आ गया 8, इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 हमारा यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है कि 200 मीटर और 300 मीटर लंबी की 2 रेलगाड़ियाँ हैं। कह रहा है कि 200 मीटर और 300 मीटर की लंबी 2 रेलगाड़ियाँ हैं। दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चली, ये एक ही दिशा में चली, ये भी इधर चली है, ये भी इधर चली है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है की चाल से चल रही है। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। मिनट में समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि कभी भी दो चीज़ें अगर एक ही दिशा में जा रही हूँ, एक ही दिशा में, तो इनकी चाल माइनस हो जाती है, इनकी चाल माइनस हो जाती है। तो चाल माइनस होकर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और दूरी जो होती है वो जुड़ जाती है, तो दूरी हो गया हमारा 300 और 200 हो गया 500। दूरी हमारा जुड़ जाता है, दोनों ट्रेन की दूरी को जोड़ेंगे तो 200 प्लस 300 500। और हमारी चाल आ गई, यहाँ से हम टाइम निकालने हैं, चाल आ गई 20। अब इसको 5/18 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 18 हमारा ऊपर चल जाएगा। गुणा क्यों किया? क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो 20 500 00 तो आ गया 90 सेकंड। तो यहाँ से हमारा 90 सेकंड आ गया। तो हमसे पूछा है कि लगने वाला समय, तो लगने वाला समय तो हमारा आ गया 90 सेकंड, लेकिन हमसे पूछा है मिनट में, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो हम 60 से भाग दे देंगे तो ये हमारा मिनट में हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 3 3 9, 3 2 6, तो ये आ गया 3 2 कम 2 5 मिनट, 1.5 मिनट। ये इसका आंसर है 1.5। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कह रहा है कि एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50%, 50%, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग, 4/5वें भाग, 4/5वें भाग से 21 कम है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 2। देखो एक चीज़ मैं यहाँ भी बता दूँ कि इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था, इसको फ्रैक्शन मैंने चेंज किया तो 1/2 आ गया, ये आ गया 4/5। तो मान लेता हूँ कि वो संख्या, अपने मन से मान लेता हूँ ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 और 5 से कट जाए। तो मान लेता हूँ कि वो संख्या 10 है, तो मान लेता हूँ कि वो संख्या 10 है। तो कहा है कि एक संख्या का 50%, तो 10 का 50% कितना आएगा? 10 का 1/2 कितना आएगा? 5 आएगा। और उस संख्या के 4/5वें भाग, तो 10 का 4/5वें भाग, 10 का 4/5वें भाग, तो 5 दूना 10 आ गया 8। 10 का 4/5वें भाग से 21 कम है, तो 5 इससे कितना कम है? 3 कम है, लेकिन 3 नहीं, क्वेश्चन में कहा 21 कम है, तो इससे कितना गुना जाए? तो इससे 7 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह जो संख्या हमारी होगी वो भी 10 नहीं होगी, ये 20 से 7 गुना ज़्यादा कितना होगा? 70 होगा, 70 होगा। तो ये इसका आंसर है, और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। एक्स मान के भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा एक्स मानने में। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। कह रहा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 10 पुरुष अगर 18 दिन करेंगे तो ये टोटल 180 काम कर देंगे। कह रहा कि 5 दिन बाद, 5 दिन बाद का मतलब ये है कि 10 पुरुषों ने, सॉरी कह रहा है 6 दिन बाद, 6 दिन बाद का मतलब ये है कि 10 पुरुषों ने 6 दिन तक काम किया, 10 पुरुषों ने 6 दिन तक काम किया, तो टोटल इन्होंने कितना काम किया? 60 काम किया, 60 काम किया। तो टोटल काम बचा कितना? 120। अब टोटल काम 120 रह गया है। कह रहा कि 5 पुरुष और आ जाते हैं 6 दिन के बाद, जब इन्होंने 60 काम कर लिया तो 5 पुरुष और आ जाते हैं। तो पहले पुरुष थे 10, अब पुरुष हो गए 15। पहले पुरुष थे 10, अब पुरुष हो गए 15। तो 120 काम को 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 120/15, तो ये आ गया 8, 15/20, 8 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है जो कि सरलीकरण का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये अच्छा प्रश्न आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है जो कि बेहद आसान है भाई, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, और ये लास्ट सवाल हमारा। कह रहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई अगर कह दिया कहीं भी, तो समझ लेना कि वो घनाभ है, समझ लेना कि वो घनाभ है। और घनाभ में यहाँ पे बना देता हूँ, ये से घनाभ ये होता है, इसी में लंबाई होती है, इसी में चौड़ाई होती है, इसी में ऊंचाई होता है, ये चौड़ाई ये ऊंचाई। तो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 दे रखा है। ठीक है, कह रहा कि इसका आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होता है आपको पता है कि घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तीनों का गुणा होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये 3x है, ये 2x है, ये x है। तो 3x गुणे 2x गुणे x बराबर कितना दे रखा है?
30 72 दे रखा है, 30 72 दे रखा है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 3 दूना 6 और 6x क्यूब हो गया, 6x क्यूब हो गया 30 72। 6 से काटेंगे तो 6 5 30, 6 कम 6 6 दूना 12, तो x क्यूब बराबर आ गया 512। तो हम देख रहे हैं 8 का क्यूब है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8, x बराबर आ गया हमारा 8। तो इसकी चौड़ाई पूछी थी, तो चौड़ाई है 2x, तो 2x का मान x की जगह 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इसका आंसर आ गया 16, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। तो भाई कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसी लगी क्लास। बाकी कुछ भी सुधार करना हो, कुछ भी इंप्रूव करना हो तो ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, धन्यवाद।